हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर निकालने की शॉर्ट ट्रिक। हमने बहुत बार देखा है कि हमारे एग्जाम में अक्सर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछता है कि इसकी किसी कंपाउंड को दे देता है, सपोज AB2 को दे दिया और पूछता है कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इसका लोन पेयर इसमें कितने हैं। तो हम अक्सर वो बता नहीं पाते हैं। तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रही हूँ आपको, जिसका फॉर्मूला है यहाँ पे H फॉर हाइब्रिडाइजेशन है और H फॉर हाइब्रिडाइजेशन है और ये है हमारा V फॉर वैलेंस। यहाँ पे मैंने लिख दिया है नीचे V फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, M फॉर नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम है हमारा, मोनोवैलेंट एटम में हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आते हैं। और फिर उसके बाद अगर यहाँ पे C है हमारा पॉजिटिव चार्ज, तो यानी अगर किसी कंपाउंड पे, अभी हम आगे एग्जांपल देख के भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये जान लीजिए बस कि अगर किसी कंपाउंड में सपोज AB प्लस आता है तो यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे हम माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है। और अगर किसी कंपाउंड में सपोज AB माइनस आता है तो हम यहाँ पे प्लस साइन लगाएंगे। तो ये हमारा जो माइनस साइन है ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, C हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा अगर तो क्या करेंगे, यहाँ माइनस साइन लगाएंगे। और A हमारा है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज रहेगा अगर तो क्या करेंगे, प्लस साइन लगाएंगे, ओके। और फिर अपॉन में 2 कर देंगे। तो अब ये फॉर्मूला हमने देख लिया। और H हाइब्रिडाइजेशन है, तो हाइब्रिडाइजेशन में हमारे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों आ जाएंगे, ठीक है। BP फॉर बॉन्ड पेयर और LP फॉर लोन पेयर। तो ये हमारे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों आ जाएंगे इसमें, ठीक। तो अब हम आगे देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं और इसे निकालते कैसे हैं। ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। और इस पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं हमारे एग्जाम में, ये भी हम देख लेते हैं ज़रा। उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी हमने यहाँ पे देखा H, तो H की अगर हमने ये पूरा सॉल्व किया इस फॉर्मूले से, ये पूरा फॉर्मूला हमने अप्लाई करके सॉल्व कर लिया। तो अब इसके बाद यहाँ पे H की वैल्यू अगर हमारी सपोज उस फॉर्मूले पे पुट करने के बाद 2i, तो वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगी। 3i तो sp2 हो जाएगी। 4i तो sp3, 5i तो sp3d, 6i तो sp3d2, 7i तो sp3d3। ये हमें याद रखना है कि हमारी H की वैल्यू आने पे हमारी हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैसे आ रही है, ठीक है। हमारी H की वैल्यू 2i तो 3i तो 4i तो 5i, तो मतलब ये सब आई तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। अच्छा, ये तो हमारी सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन है कि sp है या sp2 है या sp3 है। अगर आपको ये भी जानना है कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, sp होगी तो क्या ज्योमेट्री होगी और इसका शेप क्या होगा, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं अलग से एक वीडियो इस पे भी ला दूंगी कि हाइब्रिडाइजेशन अगर sp है, sp2 है या फिर sp3 है तो उसका फिर हमारा ज्योमेट्री क्या होता है उसके अकॉर्डिंग और शेप क्या होता है, ओके। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये जानना है, तो फिर मैं आपके लिए एक वीडियो ले आऊँगी, ठीक है। अभी के लिए हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 sp3 ये कैसे निकालते हैं और लोन पेयर कैसे निकालते हैं और बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने एक CH4 को ले लिया, ठीक। तो अब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो पहले हम H लिख लिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, और उसके बाद हमने लिख लिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये जो V है हमारा ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पीछे हमने देखा ये यहाँ पे कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा हम सेंट्रल एटम का लेते हैं। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कैसे हम निकालते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो फिर आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। वो मैंने पूरी की पूरी लोन पेयर और बेसिक लोन पेयर का बेसिक और वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे ही बताई हुई है, ओके। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लिया यहाँ पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा कार्बन में कितना होता है, हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में 4 होता है। और मोनोवैलेंट एटम, तो मोनोवैलेंट एटम में हमने यहाँ देखा था कि मोनोवैलेंट एटम में हमारा हाइड्रोजन
क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। ओके, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा मोनोवैलेंट एटम है हाइड्रोजन, और कितना है ये 4 है, नंबर में 4 है। तो पहले हमने यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन लिख लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम लिख लिया जो कि 4 है, ठीक है, हाइड्रोजन 4 है, तो हमने हाइड्रोजन लिख लिया। उसके बाद यहाँ इस मीथेन पे यानी कि CH4 पे कोई पॉजिटिव या फिर नेगेटिव साइन तो है नहीं, तो फिर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे आगे, हम इसको इसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे सीधे, ठीक है, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और मोनोवैलेंट एटम लिखेंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 8/2 आ गया, 8/2 इज इक्वल्स टू 4 हो गया। तो अब 4 H की वैल्यू यानी कि हमारी 4 आ गई। तो अब 4 आ गई जब वैल्यू, H की वैल्यू 4 आ गई, तो हमने देखा यहाँ पे कि H की वैल्यू 4 के लिए क्या हमारी हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे हमने क्या देखा sp3, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई sp3। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप उसको एक शॉर्ट ट्रिक से 1 सेकंड में निकाल के बता सकते हैं। ये तो मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, वरना जब एक बार आप इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे तो फिर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा हाइब्रिडाइजेशन निकालने में, आप 2 सेकेंड, 30 सेकेंड में, 15 सेकेंड में निकाल के बता सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है NH3 यानी अमोनिया। तो अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन, अगर हमें H की वैल्यू यानी कि हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पे हमने नाइट्रोजन का हमारा, एक मिनट एक्सक्यूज मी, नाइट्रोजन का हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा कितना होता है नाइट्रोजन का 5, तो हमने यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लिया इस फॉर्मूले से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनो वैलेंस एटम माइनस चार्ज और प्लस चार्ज जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लिया। अब मोनो एटम कितने हैं इसमें, मोनो वैलेंस एटम तो यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख लिया। अब इसमें भी कोई भी पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो फिर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद हमने अपॉन 2 कर दिया, तो इसकी भी वैल्यू 8/2 यानी कि 4 आ गई। तो H की वैल्यू जब यहाँ पे 4 आ गई हमारी, तो हमने देखा कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 हो गई, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो हो गई, लेकिन अब मैंने बोला था शुरू में कि ये जो ट्रिक है हमारी, इससे हमें लोन पेयर भी पता चलते हैं और हाइब्रिडाइजेशन भी पता चलती है। तो हाइब्रिडाइजेशन तो हमने देख ली, अब लोन पेयर कैसे देखेंगे आइए जानते हैं। तो हमने ये देखा कि इसकी वैल्यू 4 आई, तो जब इसकी वैल्यू 4 आएगी तो हम यहाँ पे देखेंगे कि NH3 में यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यानी कि हम ये देखेंगे कि सेंट्रल एटम कितने हैं, सपोज Ab3 है या Ab2 है, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे सेंट्रल एटम कितने हैं, तो अगर इसमें 2 सेंट्रल एटम है और इसकी H की वैल्यू 3 आई है, तो हम क्या करेंगे कि हम 2 हमारे सेंट्रल एटम हो गए, तो सॉरी 2 हमारे साइड एटम हो गए, ये हमारा 2 जो है ये साइड एटम है, और H की वैल्यू अगर 3 आई है, 2 साइड एटम हुए, यानी कि साइड एटम ने ए के साथ में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया होगा, ठीक। तो साइड एटम ने दो बॉन्ड बनाए हैं, यानी 2 साइड एटम है तो 2 बॉन्ड बनाए होंगे इसने, तो 2 हमारे क्या हो गए, जितना साइड एटम उतने बॉन्ड पेयर, तो 2 हमारा साइड एटम है तो 2 बॉन्ड पेयर आ गए। ओके, एंड नाउ एक हमारा बचा कितना, 2 चले गए, 2 साइड एटम चले गए, तो कितना बचा, 3 में से 1 बचा, तो 1 हमारा लोन पेयर हो जाएगा, जो बचेगा वो लोन पेयर, और जितने साइड एटम होंगे वो हमारे बॉन्ड पेयर। अब हम अमोनिया में भी ऐसे ही देखते हैं, तो यहाँ पे NH3 है तो 3 हाइड्रोजन 3 है, यानी साइड एटम 3 है, तो 3 है तो 3 बॉन्ड पेयर हो गया, और उसके बाद कितना बचा, 3 - 1, तो 3 - 4 कितना बचा, तो 1 बचा, तो 1 हमारा लोन पेयर हो गया, ठीक है। अगर आपको ये उम्मीद है ये समझ आ रहा होगा, अगर नहीं समझ आ रहा तो अभी हम आगे और भी एग्जांपल्स करने वाले हैं, जिससे आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। अब हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल PF3 लेते हैं, ठीक। तो PF3 का भी हमारा फॉस्फोरस का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, तो अब हमने यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक।
और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि मोनोवैलेंस एटम जो होते हैं हमारे वो वो हमारे फ्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। तो इसमें 3 फ्लोरीन है, यानी 3 मोनोवैलेंस एटम है। यहाँ पे हमने देखा था ना M फॉर मोनोवैलेंस एटम, तो वही है। तो अब हमने यहाँ पे लिख दिया 3, यानी ये 3 मोनोवैलेंस एटम है। तो फिर से ये 8 आ गया और इसकी अपॉन में 2 किया तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन 4 आ गई। तो ये sp3 हो गया हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो H की वैल्यू 4 होने के कारण इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई। तो अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे लोन पेयर कितने हैं और बॉन्ड पेयर कितने हैं। तो बॉन्ड पेयर का भी हमने क्या देखा था, जितने साइड एटम होंगे वो हमारे बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, तो 3 बॉन्ड पेयर। और जितना बचा उसके बाद, तो एक बचा तो वो हमारा लोन पेयर हो जाएगा, तो एक हमारे पास लोन पेयर हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ZeFO F4 का। तो जेनॉन का भी हमारा क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हमारे जेनॉन के, तो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनॉन के होते हैं 8। ओके, तो हमने यहाँ पे 8 लिख लिया। फिर मोनोवैलेंस एटम 4 है, तो हमने 4 लिख लिया। उसके बाद हमारा कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो आगे हमने कुछ नहीं लिखा और अपॉन में 2 कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि 12 अपॉन 2 हुआ और यहाँ पे 6 आ गया। तो 6 आ गया, तो हमने यहाँ पे देखा था कि 6 की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, तो 6 अगर H की वैल्यू आएगी तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगी। तो sp3d2 हो गई हमारी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन तो हमें पता चल गई। अब अगर मैं बोलूँ इसमें कि आप मुझे इसमें लोन पेयर बताइए कितने हैं और बॉन्ड पेयर बताइए कितने हैं, तो क्या आप बता सकते हैं? बॉन्ड पेयर कितना होगा, जितने साइड एटम है उतना बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे 4 हमारा बॉन्ड पेयर हो गया, ठीक है। और लोन पेयर कितना बचा फिर, जब 4 बॉन्ड पेयर हो गया तो ये जो H की वैल्यू आई इसमें से 4 को माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 2 हमारा लोन पेयर बचा, ठीक है। तो इससे हम शॉर्ट ट्रिक से पता लगा सकते हैं कि लोन पेयर 2 बचे, बॉन्ड पेयर 4 बचे और हाइब्रिडाइजेशन इसकी कितनी हो गई, तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3d2 हो गई, ठीक है। अब हम ऐसे ही ZeO3 का देखते हैं। तो जेनॉन हमने देखा अभी कि 8 है और इसमें कोई भी मोनोवैलेंस एटम नहीं है, ऑक्सीजन एक मोनोवैलेंस एटम नहीं है। तो यहाँ पे हमने M की वैल्यू कुछ नहीं लिखी और हमारे पास चार्ज भी नहीं है, तो हमने चार्ज भी नहीं लिखा। तो 8/2 हो गया, तो ये 4 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई और साइड एटम कितने हैं, 3 है, तो 3 बॉन्ड पेयर हो गया। और बचा कितना, 4 में से 3 अगर हमने माइनस किया तो बचा 1, तो लोन पेयर 1 हो गया, ठीक है। हमेशा जितने साइड एटम होंगे वो बॉन्ड पेयर होंगे और उसके बाद H में से साइड एटम को फिर माइनस करने के बाद जो आएगा वो लोन पेयर आएगा, ठीक। अब यहाँ पे IF5 है, तो IF5 है तो इसमें आयोडीन सेंट्रल एटम है हमारा, ठीक। तो आयोडीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। और 5 क्या है हमारा, यहाँ पे मोनोवैलेंस एटम है, ठीक है। तो फिर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, अपॉन 2 करने पे 6 आ गई। तो 6 की हमने देखी थी कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब आप मुझे ये बताइए कि इसकी लोन पेयर कितनी होगी और बॉन्ड पेयर कितनी होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5 हमारा फ्लोरीन है, तो इसने 5 बॉन्ड बनाए होंगे, तो 5 हमारा बॉन्ड पेयर हो गया, ओके। तो अब 5 में से फिर 6 हम चला गया, 5 में से 6 चला गया, यहाँ पे H मतलब बॉन्ड पेयर में से हम H में से हमने बॉन्ड पेयर को माइनस कर दिया, तो लोन पेयर कितना बचा, एक लोन पेयर बचा, ठीक है। एक हमारा लोन पेयर हो गया और 5 हमारे बॉन्ड पेयर हो गए, ठीक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं PCl4, कुछ चार्ज वाले क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो PCl4 में क्या है, 5 हमारा इसका फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 4 हमारा क्लोरीन है, यानी कि ये मोनोवैलेंस एटम है, तो ये हमारा 4 है। अब इसके बाद मैंने बताया था, यहाँ पे देखिए आप वापस से देख लेते हैं एक बार, कि अगर यहाँ पे A फॉर नेगेटिव चार्ज है, ठीक, A फॉर नेगेटिव चार्ज है, तो अगर A है तो यहाँ पे हम साइन कौन सा यूज करेंगे, प्लस का। अगर C है यानी नेगेटिव चार्ज है, तो हम साइन कौन सा यूज करते हैं, माइनस का। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा प्लस चार्ज है,
तो इसमें हम साइन कौन सा यूज़ करेंगे, माइनस का। ओके, और कितना प्लस चार्ज है, तो एक प्लस चार्ज है तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अगर 2 प्लस चार्ज होते तो हम यहाँ पे -2 लिखते, वैसे 3 होते तो -3 लिखते। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको 5 + 4 - 1/2 कर दिया हमने, तो इसके बाद ये कितना आया, 9 - 1/2, फिर 8/2 = 4 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आप मुझे इसमें निकाल के बताएंगे। ठीक, और इसके बाद अब हम I3 पे आते हैं। तो I3 का स्ट्रक्चर, अगर हमें कोई भी जैसे IF6 मिले, IF7 मिले, या फिर IF5 मिले, या फिर I3 मिले, या फिर कोई भी ऐसे चीज़ मिले, मतलब ऐसे दो हेलोजन मिले, तो एक उसमें जो सेंट्रल एटम होगा, इसमें हमारा सेंट्रल एटम आयोडीन है, इसमें भी आयोडीन है, तो इसमें भी एक आयोडीन हमारा सेंट्रल एटम हो जाएगा। ठीक, तो इसमें हमारा ये मैंने स्ट्रक्चर भी बना दिया आपके समझने के लिए। तो ये जो मेरा आयोडीन है ये सेंट्रल एटम है। ओके, और ये मेरे साइड एटम है। ठीक है, तो अब आयोडीन की भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होती है, 7 होती है। तो यहाँ पे इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गई। फिर ये दोनों जो आयोडीन है, हमने देखा था आयोडीन भी मोनोवैलेंस एटम होते हैं, तो यहाँ पे 2 आयोडीन मोनोवैलेंस एटम हो गए। ओके, देन चार्ज मैंने क्या बताया था कि अगर C हो, नेगेटिव चार्ज हो, यानी कि नेगेटिव चार्ज हो, तो सामने साइन क्या लगता है, यहाँ पॉजिटिव का साइन लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लग गया। और फिर कितना नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, तो नेगेटिव चार्ज 1 है, तो हमने +1 लिख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद ये हमारी हाइब्रिड H की वैल्यू 5 आ गई, तो 5 आने पे क्या है, हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो गया। ओके, ये हमारी हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d। ओके, समझ आ रहा है सबको। देन उसके बाद लोन पेयर कितना बचा और बॉन्ड पेयर कितना बचा, तो 5 हमारा H है, और यहाँ पे 2 आयोडीन है। ठीक है, तो 2 आयोडीन है, एक तो I3 लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे हम 3 कर देंगे सीधे। एक आयोडीन तो हमारा इसमें सेंट्रल एटम है, उसने साथ में लिख दिया तीनों को, और 2 आयोडीन हमारे साइड एटम है, तो साइड एटम हमारे कितने हैं, 2 आयोडीन, तो 2 हमारे बॉन्ड पेयर हो गए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि I3 लिखा है तो हम समझ लें कि 3 है हमारा बॉन्ड पेयर, नहीं, 2 साइड एटम है, 2 आयोडीन। ठीक है, तो 2 बॉन्ड पेयर हो गया। और फिर जब 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3 बचा, तो 3 हमारे लोन पेयर हो गए। ठीक है, अब इतना मैंने समझा दिया, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो ये मैं होमवर्क दे रही हूँ आपको, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि आपका डाउट क्लियर करने का। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सेमेस्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और नीट जेईई लेवल के भी एग्ज़ाम में, सीयूईटी के भी एग्ज़ाम में ये टॉपिक ज़रूर आएगा। ठीक है, ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपका तो रहेगा ही। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।